नमस्कार, खेल और खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। आज उस क्रिकेट बोर्ड की बात करूंगा, उन खिलाड़ियों की बात करूंगा जिनका नाता तो ये नहीं कह सकते, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं नाम करप्शन के साथ जुड़ता रहा है। और मेरे हाथ में एक लिस्ट है जिसमें आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका नाम नहीं है, बल्कि आज से 20, 30, 35 साल पहले जो अपना किरदार क्रिकेट के अंदर, खेल के मैदानों के ऊपर अपना दमखम दिखा चुके हैं, उन खिलाड़ियों के नाम इस लिस्ट में आते हैं। करप्शन का जब जिक्र होता है तो शायद कई लोगों के मन में स्पॉट फिक्सिंग आई होगी। स्पॉट फिक्सिंग को जब याद किया जाता है, इस वर्ड को देखा जाता है, तो आपके मन में ज़रूर कहीं ना कहीं पीसीबी आया होगा, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी आया होगा, कुछ खिलाड़ियों के नाम आए होंगे। लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं किसी बोर्ड को टारगेट करना, लेकिन फैक्ट्स जो आपके सामने हैं वो कुछ रखना चाहूँगा। और इन फैक्ट्स का जो आज निकल कर सामने आ रहे हैं, इनका आने वाले समय में भविष्य में क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट को जानने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं और क्रिकेट को नज़दीक से बारीकी से जानने और देखने वाले हैं, उनका ये मानना है कि जो आज निकल कर सामने आ रहा है, शायद आने वाले समय में, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बहुत जल्द 1-2 सालों के अंदर इसका प्रभाव क्रिकेट पर पड़ेगा और युवाओं पर पड़ेगा। बात मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कर रहा हूं और ये लिस्ट जो है, इसमें कई खिलाड़ियों के नाम मेरे सामने है, चाहे वो उमर अकमल पर प्रतिबंध लगाना हो या फिर दूसरी तरफ वसीम अकरम पर सवाल खड़े करना हो। एक और खिलाड़ी शोएब अख्तर, कौन भूल सकता है रावलपिंडी एक्सप्रेस को, इस खिलाड़ी पर सवाल उठना, और इस पर जब सवाल उठेंगे तो जाहिर सी बात है कई लोगों के जहन में ये आएगा, यार शोएब अख्तर का करियर तो साफ रहा है, कहीं कंट्रोवर्सीज में ज़रूर कुछ चीज़ों को लेकर रहे हैं, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग के साथ कैसे नाम जोड़ा जा सकता है, इस पर भी क्लियरेंस मैं आपको दूंगा। उसके साथ साथ सलीम मलिक का क्रिकेट टीम में दूसरा मौका मांगना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और नाम जुड़ गया है, वो है पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ का। आपको याद होगा कि स्पॉट फिक्सिंग, मोहम्मद आमिर, शोएब अख्तर, और ये जो तिगड़ी थी उस समय, शोएब अख्तर के साथ साथ आमिर थोड़े समय खेले थे, लेकिन आसिफ को भी मौका मिला था। इंग्लैंड के अंदर लॉर्ड्स 2010 में जो कुछ हुआ, उसने मोहम्मद आसिफ के करियर को भी कहीं ये कहा जाए कि बर्बाद कर दिया, तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जो प्रभाव पाकिस्तानी क्रिकेट पर पड़ा उसका भी, और उसके बाद विश्व के अंदर जिस तरीके से क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशंस थे उनमें बदलाव देखा, वो बड़ी बात थी। वो सिर्फ लॉर्ड्स का वो सबसे बड़ा जो इंसिडेंट था, वो घटना थी, उसने बहुत कुछ क्रिकेट के अंदर बदल दिया। अब ये तमाम चीज़ें जब हो रही है, उमर अकमल पर प्रतिबंध लगा है, शोएब अख्तर का सवालों के घेरे में आना, वसीम अकरम पर फिक्सिंग के आरोप लगना, विश्व कप 1999 फिक्स था, इस तरह के सवालात उठना, इन तमाम चीज़ों के बीच अब आसिफ ये कह रहे हैं कि मुझे दूसरा मौका दिया जाए। सलीम मलिक ने कहा मुझे भी दूसरा मौका दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ा नाम है, सरफराज नवाज। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा चेहरा रहे हैं, कई वर्षों से उनने पाकिस्तान क्रिकेट की सेवा की, पाकिस्तान के लिए अच्छा भी खेले, ओडीआईज खेले, टेस्ट में ज़रूर टीम के साथ रहे, प्लेइंग 11 के साथ साथ उन्होंने ग्राउंड शेयर किया, उसके बाद ड्रेसिंग रूम शेयर किया। लेकिन अब जो आज देख रहे हैं, 2020 में आते आते करीब 30 वर्षों बाद जो प्रश्न वो उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जानते हैं सरफराज नवाज ने क्या कहा? 2 खिलाड़ियों के नाम लिए, एक तो वसीम अकरम, उसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान का, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। 1999 में जब विश्व कप हुआ तो 2 मैचेस का उन्होंने जिक्र किया, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के साथ। फाइनल जो मैच उन्होंने कहा कि वो फिक्स था, और उसके साथ साथ एक मैच, मतलब 1999 का उन्होंने जिक्र 2 मैचेस का किया कि 2 मैचेस फिक्स थे, और उनमें से ये कहा कि एक फाइनल मैच था जहां पर ऑस्ट्रेलिया जीती। और उसके साथ साथ एक और चीज़ उन्होंने यहाँ बताई कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का मैच खेलना, कम स्कोर करना, जल्दी हार जाना, छोटे ओवर्स में टारगेट अचीव करना, जो विरोधी टीम थी बांग्लादेश की, उसका मैच जीतना, उसने सवाल इसलिए उठाए क्योंकि सरफराज नवाज खुद कहते हैं कि मैच फिक्स था। इन तमाम चीज़ों का जब हम आकलन करते हैं, इन तमाम चीज़ों को जब फिगर आउट करते हैं, आउटपुट इनका क्या है कि क्रिकेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देखने वाली चीज़ है। और बहुत जल्द क्रिकेट को जानने और देखने परखने वाले हैं। 1-2 सालों के अंदर ये मानते हैं कि इसका प्रभाव क्रिकेट पर दिखेगा, रूल्स और रेगुलेशंस में दोबारा बदलाव होंगे। इन सब के बीच में एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टेड, जो मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, सरफराज नवाज वो ये कहते हैं, जो पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, वो ये कहते हैं, जब उनकी तरफ से पूरा ये सनसनीखेज इंकशाफ किया गया, उनने सनसनीखेज खुलासा किया, तो वसीम अकरम का नाम तो लिया ही लिया, लेकिन कहा कि जब ये तमाम चीज़ें 1999 के विश्व कप के बाद हुई, और उसके बाद ये कहते हैं, उनका दावा भी है, 1999 जो विश्व कप था वो फिक्स था, जानबूझकर बांग्लादेश टीम से पाकिस्तान टीम हारी थी, ये भी कहा। एक और बात लिखी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच हुआ था, फाइनल मैच, स्पॉट फिक्सिंग का शिकार हुआ, और उसमें इनने दो चार चीज़ें मिसाल दी हैं। सरफराज नवाज ने दावा किया कि मैच से पहले स्टेडियम में जो कुछ कहा गया, यानी जो हुआ, मैंने पाकिस्तान का जो कप्तान था उस वक्त वसीम अकरम, उससे मुलाकात की। ये खुद सुना रहे हैं कौन?
जो पाकिस्तान के साबिक तेज गेंदबाज हैं, पूर्व फास्ट बॉलर रहे हैं। उनके बाद मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वसीम अकरम ने यह कहा कि मैच किसी भी हालत में जीतने होंगे क्योंकि इस मुकाबले के फिक्स होने की अफवाह फैली हुई है। ये कौन कह रहा है? सरफराज नवाज को मैच से पहले स्टेडियम के बाहर कप्तान वसीम अकरम कह रहे हैं। उसके बाद तभी तो ये सवाल उठ रहे हैं। और फिर इसमें उन्होंने दो एग्जाम्पल्स दी। एक तो ये कि 62 रनों के ऊपर 62 रनों के बड़े फर्क से पाकिस्तान मैच हार गई। एक दूसरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो महज 223 रन जब इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने 50 ओवर में बनाए थे तो 161 रन पर ढेर हो जाना, ये एक बड़ा सवाल था। ऐसा क्यों हुआ? आज 2020 में यानी 30 वर्षों बाद फिर पाकिस्तान की टीम सिर्फ 132 रन बना के आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने महज 20.1 ओवर में 20.1 ओवर्स में टारगेट अचीव कर लिया था। इस पर उन्होंने सवाल उठाए। इन सब के बीच में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये कही कि जब बांग्लादेश के साथ मैच था तो मैच से पहले ही फिक्सिंग की बातें होने लगी थी, जो खुद पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, पाकिस्तानी बोर्ड को सवालों के घेरे में ला रहा है। और उसके बाद उन्होंने जब इमरान खान का जिक्र किया तो उसमें दो चीजें उन्होंने क्लियर कर दी। मैं आपके कमेंट्स का भी इंतजार कर रहा हूं, आपके जो कमेंट्स होंगे कोशिश करूंगा एक एक करके जवाब देने की, क्योंकि लाइव सेशन में जो आपके कमेंट्स आएंगे बेहद जरूरी है। इसलिए भी क्योंकि फिक्सिंग की जब बात होती है, पीसीबी का जब इसके साथ नाम जोड़ा जाता है तो इसका एक पुराना रिश्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन एक रिवायत सी जरूर बन गई है कि जब स्पॉट फिक्सिंग का नाम आया, बड़े खिलाड़ियों के कहीं करियर बर्बाद होने का नाम आया तो पाकिस्तान का नाम जरूर उसमें शामिल किया गया। अब लास्ट पे सरफराज नवाज की जो बड़ी बात इस पूरे खुलासे के बीच में निकलकर सामने आई वो ये कि जस्टिस कयूम जो पाकिस्तान की, जब ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई थी कि मैच फिक्स हुआ और स्टेडियम के बाहर इस तरह की बातें हुई, अंदर वसीम अकरम ने ये कहा, सरफराज नवाज के साथ ये बात हुई, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ वसीम अकरम बैठते हैं ड्रेसिंग रूम के अलावा जाके, जो टीम के प्रोटोकॉल के उसके बिल्कुल खिलाफ होता है, जो गाइडलाइंस होती हैं ड्रेसिंग रूम की उसके खिलाफ होता है। उसके बाद जस्टिस कयूम जो है उसने एक कमेटी बनाई, कमेटी का गठन किया, तश्कील दी गई कमेटी, और उस कमेटी के अंदर बताया ये जाता है कि टीम के सारे खिलाड़ी पेश हुए जिन पर आरोप थे कि मैच होने से पहले फिक्सिंग का जो सवाल था, फिक्सिंग की जो बातें थी वो क्यों हो रही थी। सरफराज नवाज के अकॉर्डिंगली टीम के जो सारे खिलाड़ी थे वो इस पैनल के सामने गए, एक एक करके उनको उनकी जवाबदेही थी। इस कमीशन की मीटिंग में उस वक्त जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनका जिक्र तक किया सरफराज नवाज ने कि ये भी वहाँ मौजूद थे। और सरफराज नवाज ने ये भी दावा किया कि वसीम अकरम ने माना था कि उनकी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी जो है वो उनकी इनकम से, उनकी आमदनी से कहीं ज़्यादा है, जो खुद सवाल उठाती है। बावजूद इसके वसीम अकरम ने इमरान खान ने वसीम अकरम को टीम में जगह दी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ फाइनल जो इसका वर्डिक्ट भी आया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कमेटीज़ के सामने आई, जवाबदेही बहुत सारे खिलाड़ियों की थी, उसमें ये कहा गया कि अब पीएसएल जो हुआ उसके साथ स्पॉट फिक्सिंग क्यों जोड़ दी जाती है, क्योंकि सरफराज नवाज ने एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है और सवाल उठाया है वो ये कि पीएसएल में वहाँ से जो खिलाड़ी ट्रांसफ़र हुए, 1999 विश्व कप में जो हुआ, वहाँ से जो खिलाड़ी पीएसएल में आए, उनकी वजह से उसका प्रभाव पाकिस्तान की युवा पीढ़ी पर भी पड़ा। और उसके बाद नासिर जमशीद का नाम सामने आया, उसके बाद उमर अकमल का नाम सामने आया, और यही वो ये कह रहे हैं कि इसका प्रभाव ये पड़ा कि पाकिस्तान के आज 25 से 30 साल के बीच के जो खिलाड़ी हैं उनका करियर अभी बेहतर होता ही नहीं, दूर नज़र होती ही नहीं, लेकिन पहले उनको पैसे की पड़ी रहती है। और इसका कारण यह है कि पीएसएल इस वक्त इसीलिए बर्बाद हुई है क्योंकि वहाँ पर वसीम अकरम है, इमरान खान की इंटरफेरेंस है, उनकी सरकार की तो होगी, जाहिर सी बात है, मैचेस कंडक्ट करवाने हैं, ग्राउंड्स देखनी है, रियलिटी देखनी है, सिचुएशन देखनी है, सिक्योरिटी रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकार को, वो एक अलग इशू है। लेकिन वसीम अकरम का अब किसी टीम के साथ जुड़ना, वो ये कह रहे हैं कि इसका प्रभाव पाकिस्तानी क्रिकेट पर पड़ेगा। लेकिन जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स की मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बात कही थी कि इन तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, उनकी राय ये है कि इसका असर आने वाले क्रिकेट में ना सिर्फ आने वाले समय में ना सिर्फ पीसीबी पर, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पर, उनके युवाओं पर पड़ेगा, बल्कि वर्ल्ड के अंदर भी क्रिकेट के अंदर चेंजेस होंगी। क्योंकि 2010 का जो इंसिडेंट हुआ, 2 खिलाड़ी जेल चले गए, मोहम्मद आमिर ने 5 साल अपने बर्बाद किए, फिक्सिंग में आसिफ फसीद ब्रितानिया के अंदर जेल में रहे, अब वापस आके कह रहे हैं मुझे टीम में मौका दो। सलीम मलिक इतने सीनियर प्लेयर, वो भी क्या कह रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा टीम में। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए शायद आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दोबारा इस चीज़ पे मजबूर होगी कि उसके रूल्स और रेगुलेशंस में फ़र्क देखने के लिए उसको दोबारा शायद गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस लानी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि क्रिकेट जो आने वाले समय में वो नहीं होगी जो 99 में थी, वो नहीं होगी जो 2010 में थी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये भी कह रहे हैं सरफराज नवाज ने, जो खुलासा किया कि बाकी चीज़ें तो दूर रखिए, इस वक्त उन खिलाड़ियों को यहाँ पाकिस्तान में बिठा दिया गया है पीएसएल के लिए भी कंडक्ट करवाने के लिए, जो उस वक्त फिक्सिंग में थे, आज भी कर रहे हैं। आसिफ देखिए,
अपने हिसाब से आप डिसाइड करिए ये बयान आप किस तरीके से लेते हैं। आसिफ ने ये कहा कि फिक्सिंग वाला मैं ना पहला खिलाड़ी हूँ ना आखिरी हूँ, मौका मुझे मिलना चाहिए, गलतियाँ सबसे होती हैं और गलतियाँ कर करके आप भैया वापस क्रिकेट में आओगे, क्या दोबारा इस तरह की गलती करके फिर यही कहोगे ना मैं पहला था ना मैं आखिरी था? उसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह प्रभाव पड़ेगा, इसके बुरे असरात भी मुरतब हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो देखने वाली है। और खेल और खिलाड़ी में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इन तमाम चीज़ों के स्पॉट फिक्सिंग को लेकर मैं ये भी बताता चलूँ कि बॉल टेम्परिंग का जो इशू है उससे भी कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी दूर नहीं रहे हैं। हाल ही में जो वार्नर और स्मिथ के साथ हुआ, 9 महीने क्रिकेट से दूर हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये आज से 20 साल पहले 96 में भी जब बॉल टेम्परिंग के केसेस सामने आए उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम जोड़ा गया और उन खिलाड़ियों का जो दिग्गज हैं। और कोरोना वायरस की लड़ाई के बीच, कोविड-19 की इस जंग के बीच, जहां पूरी दुनिया आसपास दूसरी चीज़ों में व्यस्त है, किस तरीके से खुद को बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए, वहां पर हम आज भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों के नाम स्पॉट फिक्सिंग में आ रहे हैं और इसका क्रिकेट पर, खेल और खिलाड़ी पर वाकई में असर पड़ेगा। और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के जो दिग्गज हैं वो ये भी कहते हैं कि ज़्यादा दूर मत देखिए, सिर्फ 1-2 सालों के अंदर देखिए भैया, आपको टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी शायद रिक्वायरमेंट्स ये होंगी कि आपको मजबूरन कुछ रूल्स और रेगुलेशंस चेंज करनी पड़ेंगी। अगर इस तरह के नाम जुड़ते हैं तो कई नाम निकलकर सामने आएंगे। बहरहाल खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। कल मैं कोशिश करूंगा कि स्पॉट फिक्सिंग किस तरीके से होती है, बुकीज़ क्या काम करते हैं, उनका क्या रोल होता है, प्लेयर्स का क्या रोल होता है, ड्रेसिंग रूम से बाहर जो लोग होते हैं उनका क्या रोल होता है, और बॉल टेम्परिंग जो सबकी आंखों के नीचे, लोग तो लोग, दर्शक तो दर्शक, लेकिन कैमरे की आंख के नीचे भी बॉल टेम्परिंग किस तरीके से पॉकेट से लेकर थूक लगाने तक होती है, उन तमाम चीज़ों पर कल मैं आपके साथ बात करूंगा। नमस्कार।